हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए 10th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाएंगे उनको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व आपको कराएंगे। इससे आपका रिवीजन भी होगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम अलजेब्रा सब्जेक्ट यानी मैथ्स 1 सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके थे। 3 चैप्टर्स के 3 वीडियो लगातार हमने डाल दिए हैं, तो आपने जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट कर लेना हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में। आप स्क्रॉल थोड़ा करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा। आज मैं लेकर आया हूं अगेन मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का एक और चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि PYQ 2024 में से जो भी पूछे गए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगेन एक चीज बोलना चाहता हूं बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखे पहले के, तो सारा चैप्टर्स लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, पूरा सिलेबस को हमने पढ़ा के रखा हुआ है। एक नहीं बल्कि दो बार पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा SST आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही में आपको वन शॉट लाइव रिविजन्स, साथ ही में आपको पिछले साल के दोनों साल के उड़ान बैच के वीडियोस, कई सारी चीजें आपको मिल जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर्स के भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप हमारे वीडियोस को ढूंढ पाओगे आसानी से। अब रही बात इस वीडियो की, तो जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर में से हम आपको सॉल्व कराएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, 3 मार्क्स के हो, या फिर 4 मार्क्स के हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और लगभग कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब विद इन अ फ्यू डेज, 3-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर आपको उड़ान बैच देखने मिल जाएगा, जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। उड़ान बैच 3.0 बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा था। तो या तो अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शंस वाले हैं, इसमें ऑप्शंस दिया है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा गया था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम GSTIN के फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो अल्फा न्यूमेरिकल कितने होते हैं। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था कि पैन नंबर, जो पैन कार्ड का पैन नंबर होता है, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, पैन नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, और आपका GST आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, वो होता है 15 डिजिट का। तो ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम ही समझा दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। तो कितना इजी क्वेश्चन आया था, और ये पिछले साल के उड़ान बैच के लाइव रिवीजन में भी ये क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं उड़ान बैच में पढ़ाता हूं, बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाती है एग्जाम में, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारे उड़ान बैच जो अभी चलेगा, थोड़े दिन में आ जाएगा, उसमें आप जरूर से हमारे साथ जुड़ना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ईजी, विद इन अ सेकंड हमने आंसर बता दिया कि GSTIN का कितना अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर सब मिला के कितने टोटल नंबर्स होते हैं। टोटल 15 नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखोगे तो ये भी 1 मार्क्स के कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो कि क्या पूछा था कि इफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100। देखो क्या बोल रहा है, समझो इस चीज को। क्या बोल रहा है कि इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज, तो सबसे पहले जो दिया लिख देने का। क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू को हम लोग FW लिखते हैं, तो फेस वैल्यू इज गिवन एज दैट इज 100 रुपीज, ये आपको दिया हुआ है। हमें बोल रहा है द मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन दैट इज 150 रुपीज। तो फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, कितना दिया, 150 रुपीज लिखा हुआ है। आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया हुआ है। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 2%। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 2%, ये चीज दिया हुआ है। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2%। हमें बोल रहा है फाइंड द ब्रोकरेज, माफ करना, फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कितना ब्रोकरेज भरा गया था वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। मतलब ब्रोकरेज अमाउंट इन शॉर्ट हमें कैलकुलेट करना है। ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ब्रोकरेज पेड जो होगा वो ऑब्वियसली हमें पता है कि कोई भी चीज जब ब्रोकरेज हमें देना होता है तो वो किसके हिसाब से होता है, उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है। तो मान लो कि जैसे हम फ्लैट बिकवाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान होता है जो ब्रोकर होता है, फ्लैट बिकवाता है, तो जो वो फ्लैट बिकवाता है वो उसका बन जाता है मार्केट वैल्यू, कि क्या मार्केट वैल्यू मिला, उसके ऊपर उसका 2% कमीशन होता है, जनरल केसेस में देखा जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर भी जो ब्रोकरेज आपको जो पूछा गया है, ठीक है, जो ब्रोकरेज पूछा गया दैट इज ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, जो भी होगा वो होगा 2%, जो कि रेट ऑफ ब्रोकरेज है। या फिर ऐसा आप एक लाइन और लिख सकते हो, दैट इज रेट ऑफ ब्रोकरेज
रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू, जो भी उसका मार्केट वैल्यू रहेगा। तो यानी रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 2%, तो ये हो जाएगा 2% ऑफ मार्केट वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू का वैल्यू पता है ना हम लोग को, तो कितना है मार्केट वैल्यू 150, तो 2% ऑफ 150, तो देयरफॉर हो जाएगा 2% को हम लोग कैसे लिखते हैं 2/100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 150 हो जाएगा, 0 0 गेट्स कैंसल, 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो कितना आ गया 3। तो ये क्या है ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, तो ये क्या है रुपीज में आएगा, ये ब्रोकरेज क्या आएगा रुपीज में आएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 3 रुपया। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, तो कोई अगर इंसान 1 शेयर खरीदा है यहां पे फेस वैल्यू जिसका 100 और मार्केट वैल्यू 150 है, तो उसको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा 3 रुपया एज ए ब्रोकरेज जो है वो देना पड़ेगा। कितना इजी सवाल था बोलो, 1 मार्क्स की कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 1B में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने हवा बना के रखा है यार, फाइनेंशियल प्लानिंग को छोड़ दो, स्किप कर दो, हार्ड चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि सर हमें बहुत हार्ड लगता है। यार क्यों हार्ड लगता है? अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से लगभग 8-10 लेक्चर को लेके आराम से हर एक टॉपिक को डिटेल में कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से पढ़ा रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हो और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप हमारे लेक्चर्स वीडियो को जरूर से देखो, और मैं बोलता हूं 1.5 की स्पीड लगा लो, कम समय में आप फटाफट देख लोगे। लेकिन एक बार आप हमारे सभी वीडियोस को देख लोगे ना, जितने भी मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं, आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना तो सबसे पहले यही चैप्टर आप अटेम्प्ट करोगे, इतना इजी लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ट्राई करके देखना, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखोगे आप, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। अगर आप देखोगे यहां पे ये 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा था, तो इसका मतलब क्या था कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया था। वो हो सकता है लीनियर इक्वेशन पहले चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे चैप्टर, और तीसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से पूछा गया हो। लेकिन इस चैप्टर में से सिर्फ 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, जो भी टोटल वैल्यू है विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय, यानी एक टॉय कार है, कार होती है ना खिलौने वाली कार, टॉय कार है जिसका टोटल वैल्यू है, जिसमें जीएसटी का भी प्राइस इंक्लूडेड है, जो कि 2360 मतलब 2360 रुपए। मतलब यहां पे उन्होंने क्या दे रखा है, यहां पे टोटल वैल्यू जो है यहां पे दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहां पे टोटल वैल्यू ऑफ कार, वो भी विथ जीएसटी लिख दो यहां पे, विथ जीएसटी जो है टोटल वैल्यू ऑफ कार इन्होंने दे रखा है, जो कि 2360 रुपया ये इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, मतलब इन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो जीएसटी लिया गया उसका रेट क्या था, रेट ऑफ जीएसटी जो था वो 18% था, 18% था। ऑब्वियसली टॉयज वगैरह पे 18% जीएसटी लगता है। आगे बोल रहा है फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो टैक्सेबल वैल्यू तो मैं जानता नहीं हूं बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैक्सेबल वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा उसको मैं x मान लेता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले लेट द, यहां पे मैं लिखता हूं लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी x रुपीज। हमने मान लिया कि जो भी टैक्सेबल वैल्यू रहेगा वो x रुपीज होगा। अब एक चीज इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि जीएसटी रेट जो है, रेट ऑफ जीएसटी जो है 18% है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि जीएसटी कितना लगा है। तो मैं क्या निकालूंगा, जीएसटी अमाउंट निकालूंगा। तो मैं अभी क्या कैलकुलेट करूंगा, रेट ऑफ जीएसटी जो हमें दिया हुआ है इससे मैं निकाल सकता हूं जीएसटी। तो वी नो दैट कि जीएसटी इज इक्वल टू जो भी रेट ऑफ जीएसटी लगता है, जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी, माफ करना, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई उसका टैक्सेबल वैल्यू। ये आप जानते हो, ये एक फॉर्मूला है, करेक्ट है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर्स के लेक्चर्स देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, तो समझ में आएगा। देखो ये मौका ऐसा है कि जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है। तो इससे पहले आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ये चैप्टर्स का आपका लेक्चर्स देख के हो जाना चाहिए, तब जाके ये चीज समझेगा आपको, करेक्ट है? तो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी कैसे निकाला जाता है, कोई भी चीज का जीएसटी मतलब जो भी रेट ऑफ जीएसटी होता है उसको उससे टैक्सेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे जो रेट ऑफ जीएसटी है मैं जानता हूं कितना है भाई, वो है 18%। तो 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितना है यहां पे पता है क्या? देखो टैक्सेबल वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू को मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो यहां पे आएगा 18% ऑफ x, तो ये हो जाएगा दैट इज 18/100 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, ठीक है? यानी जीएसटी का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया 18/100 x, 18/100 इंटू x, ठीक है?
करेक्ट है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप एक स्टेप बढ़ा के कि जीएसटी इज इक्वल टू 18/100x, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक है क्या? नहीं है। ठीक है, और इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 इस प्रकार से नाम ले सकते हो कि जीएसटी इज इक्वल टू 18/100 इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब मुझे बताओ जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या दे रखा है हम लोग को, टैक्सेबल वैल्यू का जो वैल्यू है वो दे रखा है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि जो टैक्सेबल वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। टैक्सेबल वैल्यू इन्होंने जीएसटी के साथ दे रखा है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू का एक्चुअल में जो वैल्यू है वो क्या है? जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है यहां पे, अगर हमने जो यहां पे टोटल लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी टोटल वैल्यू है, माफ करना मैंने टैक्सेबल लिख दिया, एक सेकेंड, टोटल वैल्यू, जो भी टोटल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? जो भी टैक्सेबल वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा यानी जीएसटी लगेगा, प्लस जीएसटी कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि यहां पे भी तो उन्होंने वही बोल रखा है ना कि टोटल वैल्यू ऑफ कार विद जीएसटी, तो ये टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी हो जाएगा। तो मुझे पता है कि टोटल वैल्यू का जो प्राइस इन्होंने जो दे रखा है वो है 2360, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2360 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू को मैंने क्या मान रखा है? टैक्सेबल वैल्यू को मैंने मान रखा है एक्स रुपीस, लिख दिया, प्लस जीएसटी। जीएसटी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 18/100x, कितना आया? 18/100x। ठीक है, x ऊपर चले जाएगा तो 18 के साथ x आ जाएगा, 18x/100, एक ही बात है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर आप देखोगे ये 100 को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2360 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू x प्लस 18x, करेक्ट है, ऐसा होगा। अब वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2360 और 2 0 और आ जाएगा, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 18x इज नथिंग बट 19x। 1x है, 18x से प्लस होगा तो 19x हो जाएगा। मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 236000 डिवाइड बाय 19 हो जाएगा। अब आपको 19 का टेबल पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर आप देखोगे 19 1 19 और 19 के टेबल में 19 1 19 हो जाएगा, कितना बचा? 4 बचा, 46। फिर 19 के टेबल में 19 2 होता है 38, ठीक है, बराबर। तो 46 जो बच रहा था, क्योंकि 19 1 19 4 और 6, 46 में से 38 माइनस कर दो तो 8 बचता है, ठीक है, 80 आ गया। 19 5 हाँ 19 4 72 होता है, करेक्ट है, 8 बचा 80, 19 4 72, 8 बचा 80 एंड 19 4 अगेन 72, 8 बचा 80, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, ये आता रहेगा 1244.44। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर यही आ रहा है क्या, ठीक है ना, ठीक है ना, एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब कुछ तो हमें कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन हम लोग क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। दैट इज टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू है x है प्लस 18/100x है, ठीक है, 18/100x है, ठीक है, चलेगा। हाँ क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, ये देखो, ये एक गड़बड़ हमसे नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ये 100 तो नीचे है ना भाई, देखो ये छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है आपसे भी, कभी हम लोग भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो बहुत नॉर्मल सा मिस्टेक था जिसके वजह से आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा था, लेकिन हम उसको क्रॉस वेरीफाई करके इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। क्या है भाई, ये 100 जो है ना, ये पहली बात तो आप 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नीचे 100 आएगा ना, हमने पहले ही कर दिया। गलती क्या किया, हमने डायरेक्ट 100 इसको दे दिया, वैसा नहीं करना है, ये 2360 वैसे ही रहेगा, ठीक है, 2360 वैसे ही रहेगा, ये 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100x पहले आएगा प्लस 18x आएगा और उसके बाद जाके 100 आएगा, एक स्टेप बढ़ेगा, करेक्ट। हमने डायरेक्ट उसको 100 दे दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, लेकिन क्या होता है कि हम इतना कंफ्यूज हो जाते, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते, तो हम लोग थोड़ा सा लेजी हो जाते कभी कभी, कोई बात नहीं। 100 अब मल्टीप्लाई कर दो, 2360 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x हो जाएगा, कितना? 118x हो जाएगा। अब यहां पे आंसर आ जाएगा क्या? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 2360 और 2 0 और आ गया डिवाइड बाय 118। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 118 के टेबल में देखो, 118 1 118, 118 2 हो जाएगा 236 और ये 3 0 ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2000। तो आपने क्या मान रखा था, x को क्या मान रखा था? आपने मान रखा था टैक्सेबल वैल्यू, जो आपको पूछा गया था, तो आपने फाइनल आंसर क्या लिख देना है? देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक ग्लिच हो गया एक तरीके से, जिसमें हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, तो क्रॉस वेरीफाई करके हमने करेक्ट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है,
ओके है, बहुत इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशन पे प्रॉपर फोकस रखना, ठीक है ना। कभी कभी जैसे अभी आप देखोगे तो हम थोड़े से थक जाते हैं, तो थोड़ा लेजी हो जाते हैं, लेकिन आप लोग वो लेजीनेस मत दिखाना एग्जाम में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया या फिर इसके जैसे ही क्वेश्चन आया तो क्या आराम से सॉल्व नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता, इतना ईजी क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ध्यान देना बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन में पूरा हम लोग फोकस कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज वेयर परचेज फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ 25 रुपीज। मतलब इन्होंने क्या बोल रहा है, 50 शेयर जो है फेस वैल्यू के 10 रुपीज के, मतलब इन शॉर्ट 50 शेयर बोल रहा है, यानी क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। तो जो जो दिया है वो लिखते जाओ, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। क्या होता है ना कि जैसे मान लो कुछ नहीं करने आ रहा है, लेकिन जो दिया एटलीस्ट वो लिख दोगे ना, हाफ मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो एकदम बिलो एवरेज है। तो 50 शेयर दिया मतलब नंबर ऑफ शेयर 50 है। आगे बोल रहा है फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो लिख दो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपीज, ये लिख दिया हमने। उसके बाद बोल रहा है मार्केट वैल्यू 25 रुपीज है उस शेयर का, तो लिख दो एमवी यानी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25 रुपीज, लिख दिया। क्या बोल रहा है, कंपनी डिक्लेयर्ड, क्या बोल रहा है, कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड ऑन शेयर, मतलब क्या बोल रहा है, डिविडेंड आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, डिविडेंड आपको दिया हुआ है, कितना, ठीक है, स्पेलिंग चेक करो डिविडेंड का, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 30%, ठीक है ना। 30% डिविडेंड जो है उन्होंने कंपनी ने अनाउंस किया है या फिर डिक्लेयर किया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड, पहला क्वेश्चन सम इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया वो निकालना है। दूसरा पूछा है कितना डिविडेंड मिला, ये तो 30% अमाउंट ये बोल रहा है ना कि कितना परसेंट डिविडेंड दिया, लेकिन हमें ये बोल रहा है कि आप कितना डिविडेंड पैसा मिला वो पता लगाना है और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। ये 3 चीज हम लोग को एक एक करके निकालना है। ये इतने सारे चीज हमें दी हुई थी, ठीक है। अब मैं एक चीज जानता हूं कि मेरा एक फॉर्मूला है कि अगर आप सम इन्वेस्टेड निकालना चाहते हो तो सम इन्वेस्टेड निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि है नंबर ऑफ शेयर को उसके मार्केट के वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करना। तो पहला चीज जो हमें पूछा था, क्या पूछा था, सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ कि अगर मैं कोई शेयर खरीद रहा हूं, कोई भी शेयर है मेरा, कोई भी कंपनी का XYZ कंपनी का शेयर है, उसको अगर मैं खरीद रहा हूं तो ऑब्वियसली जितना उसका मार्केट में प्राइस चल रहा रहेगा और जितने नंबर ऑफ शेयर मुझे खरीदना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर कोई शेयर है जो 50 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, 50 रुपए का शेयर मिल रहा है और मेरे को 100 शेयर खरीदना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तभी तो 5000 हुआ। तो जो 5000 हुआ वो क्या है, वो आपका टोटल वैल्यू है, यानी सम इन्वेस्टेड, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो सम इन्वेस्टेड हो जाता है। तो सम इन्वेस्टेड इज नथिंग बट दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू। यानी इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर हमको पता है 50 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, 25 रुपए चल रहा है वो शेयर का। 25 फाइजा कितना होता है 125, तो लिख दो 125 और एक जीरो आ जाएगा, मतलब 1250 रुपया। मतलब जो सम इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 1250 रुपया हुआ। करेक्ट है, समझ में आ रहा है बच्चा कितना इजी होता है ये चीजें। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, चलो अब हम निकालेंगे डिविडेंड रिसीव। तो हमेशा याद रखना, कभी भी डिविडेंड रिसीव जब आप निकालने जाओगे वो हमेशा पर शेयर के हिसाब से निकलता है। ये चीज आप मरते दम तक मत भूलना जब तक आप शेयर पढ़ोगे। तो अगला चीज क्या है, डिविडेंड रिसीव पर शेयर, डिविडेंड रिसीव पर शेयर। हमेशा याद रखना डिविडेंड जब भी रिसीव होता है वो पर शेयर के हिसाब से ही रिसीव होता है। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, डिविडेंड की जब भी हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है वो होता है कि कितना परसेंट डिविडेंड अनाउंस हुआ है। कोई कंपनी जो होती है वो आती है क्वार्टरली मंथली जो भी है, वो आती है और अनाउंस करती है कि हम इतने परसेंट डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। कुछ कंपनी का अच्छा होता है, कुछ कंपनी का बहुत कम होता है, ठीक है। तो डिविडेंड जो भी वो दे रही है, डिविडेंड का जो भी दे रही है उसको आप 100 से डिवाइड करो और उसका जो फेस वैल्यू रहेगा कंपनी का उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, डिविडेंड हमेशा डिपेंड करता है उसके फेस वैल्यू पे, ठीक है, और इसीलिए इसका काम आता है फेस वैल्यू का। तो यहां पे एक फॉर्मूला है, याद रखना, ये चीज भी याद रखने वाली चीज है कि व्हेनेवर इफ समवन इज आस्किंग यू कि डिविडेंड कितना है वो बताओ, तो पर शेयर का डिविडेंड होता है कि डिविडेंड जो भी परसेंट अनाउंस हुआ है उसको 100 से डिवाइड करके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप देखोगे तो डिविडेंड कितना अनाउंस हुआ है 30%, किससे डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से जो कि आपको दिया हुआ है 10 रुपीज का। तो यहां पे एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 3 रुपीज। मतलब आपका आंसर आ गया कि डिविडेंड जो रिसीव हुआ एक शेयर का वो 3 रुपीज हुआ। लेकिन हम लोग को यहां पे क्लियरली बोल रहा है कि डिविडेंड रिसीव कितना हुआ, तो ये पर शेयर हमने निकाला है। अब निकालना पड़ेगा टोटल डिविडेंड। तो एक और चीज निकालो यहां पे, क्या, टोटल डिविडेंड। तो यहां पे आप लिखोगे टोटल डिविडेंड, ठीक है। तो देयरफॉर
ऐसा लिखो, देयरफॉर टोटल डिविडेंड कितना होगा, एक शेयर का जब 3 रुपया है तो ऐसे कितने शेयर है भाई, ऐसे कितने शेयर दिए, 50 शेयर है, तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर, बराबर ना। बहुत इजी चीज है ये, अपने आप फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी दिमाग का खेल है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये चीज क्या है, अपने आप फॉर्मूला बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 50 है, एक शेयर के पीछे कितना, 3 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, यानी 150 रुपया टोटल मिला के डिविडेंड उस व्यक्ति को रिसीव हुआ रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। डिविडेंड मिलता है, मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे भी डिविडेंड मिलता है, सही बात है ये चीज, ठीक है। जब भी आप 18+ हो जाओगे तो आप आराम से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो भी अच्छी कंपनी होती है वो अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड आता है। डिविडेंड इज नथिंग बट, जैसे मैंने बताया था, एक तरीके का इंटरेस्ट, जैसे बैंक देता है वैसे यहां पे स्टॉक की कंपनियां हमें देती है। समझ में आ गया, ये चीज था आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक आखिरी चीज, जो कि आखिरी क्वेश्चन पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रहा है बच्चा। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इज नथिंग बट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी बच्चा। तो तीसरा चीज पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिला ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया और आपको उससे कितना पैसा मिला, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जैसे मान लो कि मैंने 50,000 रुपया लगाया था, लेकिन बदले में मुझे मिल गया 100, या फिर आप डबल क्या होता है 50,000 का 1 लाख, 100,000 मतलब 50,000 का 100,000 हुआ मतलब 1 लाख हुआ। तो 50 का 1 लाख हुआ मतलब क्या हुआ, मेरा कहीं ना कहीं डबल हो रहा है पैसा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा 100% है, यानी जितना पैसा डाल रहा हूं उतना पैसा मेरे को डबल अमाउंट में मिल जा रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना हुआ, 100% रिटर्न हुआ। तो इस प्रकार से चीजें मिलती है, ठीक है, कंपनीज में। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी डिविडेंड, ठीक है, जो भी डिविडेंड आपने रिसीव किया है, ठीक है, जो भी डिविडेंड आपने रिसीव किया है और जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, कितना पैसा आपने किया है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जो भी डिविडेंड आपने रिसीव किया, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसको सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड मुझे मिल रहा है 150 रुपया, टोटल मिला के डिविडेंड कितना मिल रहा है, 150 रुपया देगा, करेक्ट है। उसके बाद सम इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 1250 रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे 0 0 गेट्स कैंसल, ठीक है, कैंसल हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे 5 के टेबल में, अगर आप क्लियरली देखोगे तो 5 के टेबल में या फिर 25 के टेबल में 25 फाइजा 25 होता है, 25 फाइजा 125 और 25 फोरजा 100, कट गया। ये 5 1 5 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, और ये ऊपर क्या बचा, नीचे पूरा कट गया, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज नथिंग बट 12। तो ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा परसेंट में होता है, तो 12% इज द आंसर। यानी कि अगर मैं पैसा इस शेयर में, जो भी ये शेयर दिया हुआ है, इस शेयर में अगर 1250 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड भी 150 रुपया लिया है, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना बन गया, वो बन गया मेरा 12% के हिसाब से मेरा रेट ऑफ रिटर्न समझ में आ गया। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट इज रेट ऑन रिटर्न कितना हो गया मेरा, करेक्ट है, क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, बहुत ईजी। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। चलो, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये होता है कंप्लीट। मतलब एक मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो हमने देखा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, 2 मार्क्स हुआ, 3 मार्क्स के दो क्वेश्चन, मतलब 3 + 3 6 और 2 8, टोटल मिला के मतलब इस चैप्टर में से जो आपको पूछा गया था वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कितना ईजी होता है इस चैप्टर में भी 8 मार्क्स स्कोर करना। तो होपफुली इस साल 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा इसमें भी लगभग 8-10 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू की समझ है, नंबर ऑफ शेयर्स की समझ है, आपको सम इन्वेस्टेड की समझ है, कुछ फॉर्मूलेज जो है उसको अगर आप बाय हार्ट कर लेते हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी ये चैप्टर्स भी बहुत ईजी होते हैं स्कोर करने के लिए। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 ऑफ दिस चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग हैज बीन कंप्लीटेड। ऐसे और जो बचे हुए 2 चैप्टर है इस
मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा के, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस बने रहो हमारे साथ, प्यार देते रहो और सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस जो भी अवेलेबल है वो पढ़ते रहो, वन शॉट रिविजन देखते रहो। उड़ान बैच 3.0 के लिए तैयार भी हो जाना, बहुत जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मैक्सिमम पीपल तक, जितने भी आपके 10th के फ्रेंड्स हैं ना सभी को दे देना यार। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर सिमिलर एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।